हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल कैंपस ज्ञान। हमारा आज का सब्जेक्ट रहेगा स्टोर एंड परचेज रूल्स ऑफ आईआईटी मंडी। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीएम्बल देखेंगे। तो ये रूल्स जो हैं ये फ्रेम करे गए थे ताकि आईआईटी मंडी जो इंस्टीट्यूट है वो परचेज कर सके इक्विपमेंट, स्टोर्स के लिए सामान परचेज कर सके और सर्विसेज परचेज कर सके अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, जो कि ये इंस्टीट्यूट फंड से कर सकते हैं परचेज, स्पॉन्सर्ड्स कर सकते हैं, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट फंड से भी ये परचेज कर सकते हैं। और ये रूल्स किस पे अप्लाई नहीं होते हैं? ये कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस वर्क पे अप्लाई नहीं होते हैं, और लाइब्रेरी बुक की जो परचेज होती हैं और जर्नल के जो सब्सक्रिप्शंस होते हैं उन पे भी ये अप्लाई नहीं होते हैं। इसका पर्पस है कि ताकि हम क्रिएट कर पाएँ एक स्मूथ एकेडमिक और रिसर्च फ्रेंडली एनवायरनमेंट को इंस्टीट्यूट के अंदर। अब कुछ इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशंस हैं जो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आती है A/C.S, जिसे अकाउंट सेक्शन कहते हैं। ऑडिट का मतलब होगा इंटरनल ऑडिट। BOG का मतलब है बोर्ड ऑफ गवर्नर। CA का मतलब है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। CFA की फुल फॉर्म है कॉम्पिटेंट फाइनेंस अथॉरिटी। CS की फुल फॉर्म है कंज्यूमेबल स्टोर्स। GIS की फुल फॉर्म है गुड्स इनवर्ड स्लिप। GFR की फुल फॉर्म है जनरल फाइनेंशियल रूल। GPC की फुल फॉर्म है ग्रुप परचेज कमेटी। HOS की फुल फॉर्म है हेड ऑफ स्कूल। IR की फुल फॉर्म है इंस्पेक्शन रिपोर्ट। LTAS की फुल फॉर्म है लिमिटेड टाइम असेट स्टोर्स। NCS की फुल फॉर्म है नॉन कंज्यूमेबल स्टोर्स। PA की फुल फॉर्म है परमानेंट एसेट्स। PC की फुल फॉर्म है परचेज कमेटी। PI की फुल फॉर्म है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। और PR की फुल फॉर्म है परचेज रिक्विजिशन। ये सभी फुल फॉर्म जो हैं ये हम इसी एक्ट के अंदर के लिए हैं, ये बाकी और किसी एक्ट के लिए नहीं है। RC की फुल फॉर्म है रेट कॉन्ट्रैक्ट। SO की फुल फॉर्म है सप्लाई ऑर्डर। SPC की फुल फॉर्म है स्पेशल परचेज कमेटी। SPS की फुल फॉर्म है स्टोर एंड परचेज सेक्शन। और TEC की फुल फॉर्म है टेक्निकल इवेल्युएशन कमेटी। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं स्टोर्स का। तो जितने भी स्टोर्स होंगे इंस्टीट्यूट में उन्हें 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं नॉन कंज्यूमेबल स्टोर NCS। ये लॉन्ग टर्म यूज़ के इसमें लॉन्ग टर्म यूज़ आइटम्स का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें जल्दी से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इनके ये जो सभी आइटम्स होते हैं ये रिकॉर्ड होने चाहिए परमानेंट एसेट रजिस्टर के अंदर, जैसे कि मशीन्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, फैब्रिकेटेड इक्विपमेंट हो गए, गैस सिलेंडर हो गए, वर्कशॉप टूल हो गए या बुक्स हो गए, ये सब। सेकंड टाइप का जो स्टोर आता है हमारा इंस्टीट्यूट में वो आता है लिमिटेड टाइम एसेट स्टोर्स। तो इसमें टाइम होते हैं इसमें आइटम होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन 5 साल से कम होती है। इसे हम जल्दी से अपग्रेड कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं, और इसकी कॉस्ट 10,000 से कम रहती है। और ये इस्तेमाल किए जाते हैं इनकी वेरिएबिलिटी की तरह से, मतलब जितना यूज़ हमें करना है उसी के अनुसार हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि लैपटॉप, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, सॉफ्टवेयर, फ़ोन, UPS जो कि 20 किलोवाट से कम का है, इन सब के लिए। थर्ड टाइप के स्टोर हैं हमारे कंज्यूमेबल स्टोर। तो इसमें वो आइटम्स होते हैं जो कि जल्दी से इस्तेमाल हो जाते हैं या जल्दी ख़राब हो जाते हैं और जिनकी लो डिस्पोजेबल वैल्यू होती है, और इनके स्पेयर पार्ट्स हम NCS और LTS में मिल सकते हैं। इसमें NCS और LTS के लिए स्पेयर पार्ट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि स्टेशनरी हो गए, केमिकल, कार्ट्रिजेज हो गए, उसके प्रिंटर के लिए पेन ड्राइव्स हो गई, बैटरी, रैम, रजिस्टर, स्विचेस, वायर्स, ये सब। और इन सभी को स्टोर किया जाता है CS स्टॉक रजिस्टर के अंदर। अब एक नोट है कि अगर कोई कन्फ्यूजन होता है इन स्टोर की क्लासिफिकेशन को लेके तो डायरेक्टर का जो डिसीजन होगा वो फाइनल रहेगा। अब कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी देख लेते हैं, CFA।
इसमें परचेज लिमिट्स दे रखी हैं हमें सबसे पहले। तो वार्डन एडवाइज़र की सिंगल परचेज लिमिट है 50,000 और मंथली या फिर बजट लिमिट रहती है 50,000 पर मंथ। रजिस्ट्रार एचओएस और पीआई की जो सिंगल परचेज लिमिट है वो है 2 लाख और ये बजट के अनुसार अप्रूव होती रहती है। डीन्स की जो है सिंगल परचेज लिमिट है 3 लाख और इनकी मंथली बजट लिमिट है जो कि बजट द्वारा बताई जाती है और डायरेक्टर के पास फुल पावर्स हैं जो कि अप्रूव्ड किया जाता है बजट के अनुसार। इसमें जो एडवाइज़र होते हैं वो नोटिफाइड फैकल्टी होते हैं जो कि हैंडल करते हैं एक्टिविटीज़ को, जैसे कि लैब की एक्टिविटी, आईटी एक्टिविटी या स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को। आगे देख लेते हैं। हमारा सेकंड आता है राइट ऑफ एंड डिस्पोजल ऑफ स्टोर्स। तो इसमें हमारी जो नॉर्मल वियर एंड टियर आइटम है और एबनॉर्मल वियर एंड टियर आइटम है इन्हें देखते हैं। तो रजिस्ट्रार एचओएस और पीआई जो होते हैं इनमें 20,000 पर आइटम की नॉर्मल वियर एंड टियर होती है, 5,000 पर केस होती है एबनॉर्मल वियर एंड टियर और एनुअल लिमिट होती है 2 लाख की। डीन की जो नॉर्मल वियर एंड टियर होती है वो होती है 1 लाख पर आइटम, एबनॉर्मल वियर एंड टियर होती है 20,000 पर केस और 5 लाख तक की एनुअल लिमिट होती है। डायरेक्टर की 5 लाख पर आइटम होती है नॉर्मल वियर एंड टियर, 1 लाख तक 1 लाख पर केस एबनॉर्मल वियर एंड टियर होती है और 25 लाख की एनुअल लिमिट होती है। और बीओजी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास फुल पावर होती है नॉर्मल वियर एंड टियर में और एबनॉर्मल वियर एंड टियर में भी फुल पावर होती है और इनकी कोई एनुअल लिमिट नहीं दे रखी है। एसपीएस जो होता है ये नोटिफाई करता है और मेंटेन करता है रिकॉर्ड को सभी डिस्पोजल और राइट ऑफ के लिए। अब हमारा फिफ्थ आता है जनरल परचेज प्रोसीजर। तो इसमें परचेज मेथड जो है वो अमाउंट के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो इसमें जब तक 50,000 तक, यानी कि अगर 50,000 या 50,000 से कम का अगर हमें आइटम ख़रीदना है तो उसके लिए कोई भी कोटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, मगर सीएफए से अप्रूवल की ज़रूरत होती है और बायर को ये सर्टिफाई करना होता है कि आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड दैट द गुड्स आर required quality specification and purchase from a reliable supplier at a reasonable price। ठीक है कि बायर को सर्टिफाई करना होता है कि वो पर्सनली सेटिस्फाइड है उन गुड्स की क्वालिटी से, स्पेसिफिकेशन से और वो परचेज़ कर रहे हैं एक रिलायबल सप्लायर से और एक रीज़नेबल प्राइस पर। जो 50,000 से 2 लाख तक के जो 50,000 से 2 लाख तक के जो होते हैं आइटम, उनके लिए परचेज़ कमेटी उसके लिए परचेज़ कमेटी से कोई कोटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें परचेज़ कमेटी की ज़रूरत होती है। इसमें 3 मेंबर होते हैं जिसमें कि एक फैकल्टी और ग्रुप ए ऑफिसर होने चाहिए और कमेटी को सर्टिफाई करनी चाहिए जो अबव स्टेटमेंट थी कि वो उस गुड्स की क्वालिटी स्पेसिफिकेशन से सेटिस्फाइड है और वो एक रिलायबल सप्लायर से एक रीज़नेबल प्राइस पे परचेज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा 2 लाख से अबव और 3 लाख तक के लिए। तो उसके लिए कमेटी और 3 कोटेशन की ज़रूरत होती है। इसमें डीन अप्रूव करता है परचेज़ को और कमेटी के अंदर 3 फैकल्टी होती है और ग्रुप ए ऑफिसर होते हैं जिन्हें ऑब्टेन करनी होती है और कंपेयर करनी होती है 3 कोटेशंस को। नेक्स्ट आता है जो हमारी 3 लाख से ज़्यादा की परचेज़ होती है तो उसके लिए ग्रुप परचेज़ कमेटी की ज़रूरत होती है जो कि डायरेक्टर द्वारा बनाई जाती है। इसमें ये रिकमेंड करती है डायरेक्टर और ऑथराइज्ड अथॉरिटी द्वारा। ये स्पेशल परचेज़ कमेटी जो होती है ये 3 लाख से अबव के लिए ही बनाई जाती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा परचेज़
प्रोसीजर फॉर परचेज वाया कमेटी। तो सबसे पहले कमेटी फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो 3 लाख से कम का जो होता है उसके लिए बायर प्रपोज करता है और सीएफए अप्रूव करता है, और 3 लाख से ज़्यादा का जो परचेज होता है उसमें डायरेक्टर अपॉइंट करता है टेक्निकल इवेल्युएशन कमेटी को। टेक्निकल इवेल्युएशन कमेटी जो होती है उसमें चेयरमैन होता है जो कि डीन या फिर जो नॉमिनी, डीन जिसको नॉमिनी करता है वो होता है, और मेंबर होते हैं उसमें एक बायर और 2 एक्सपर्ट होते हैं, और फाइनलाइज करते हैं ये स्पेक्स को, गुड्स की स्पेक्स को, और इनवाइट करते हैं बिड्स को। अब इनवाइटिंग कोटेशन और टेंडर। तो टेंडर इनको कैसे इनवाइट करते हैं और कोटेशन को कैसे इनवाइट करते हैं। तो 25 लाख से ज़्यादा का जो कोटेशन होता है या टेंडर होता है तो उसे पोस्ट करना होता है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिनिमम 3 वीक्स के अंदर, और उस पर एटलीस्ट 3 बिड्स होनी चाहिए। और जो 25 लाख से कम का जो होता है वो पोस्ट करना चाहिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, और मिनिमम 3 वीक्स पहले 3 वीक्स के अंदर, और 3 बिड्स होनी चाहिए। और जो 25 लाख से ज़्यादा का होता है तो उसे एक लोकल और एक नेशनल न्यूज़पेपर पे और सीपीपी पोर्टल पर भी अपलोड करना होता है। अब बिडिंग के रूल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है टेंडर फ़ी वाया डिमांड ड्राफ्ट। तो हम टेंडर फ़ी जो लेते हैं वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू लेते हैं। इक्विपमेंट जो 10 लाख से ज़्यादा का होता है तो उसके लिए सेपरेट टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड होती हैं, और फाइनेंशियल बिड ओपन होती हैं सबसे पहले टेक्निकली क्वालिफाइड वेंडर्स के लिए। एक जीपीसी या एसपीसी मेंबर प्रेफरेबली फाइनेंस से किया जाता है, वो अटेंड करता है फाइनेंशियल बिड ओपनिंग, वो ओपन करता है। अब बिड इवैल्यूएशन देख लेते हैं। तो सभी बिड साइन करी जाती हैं और सर्कल करी जाती हैं टीईसी मेंबर द्वारा। बायर प्रिपेयर करता है अपनी कंपैरिजन शीट को और सबमिट करता है जीपीसी या एसपीसी को रिकमेंडेशन के लिए। अब टेंडर के बाद के एक्शंस देख लेते हैं। तो नॉर्मली कोई नेगोशिएशन नहीं किया जाता। अगर जस्टिफाई लगता है तो जीपीसी या एसपीसी नेगोशिएट कर सकते हैं L1 यानी कि लोएस्ट बिडर के साथ। और जब सेल ऑफ आइटम्स के लिए नेगोशिएट करते हैं हम हाईएस्ट बिडर के साथ अगर ज़रूरत होती है तो। नेक्स्ट आता है लार्ज क्वांटिटी भी ऑर्डर करी जा सकती है, मगर वो स्प्लिट करी जाती है वेंडर्स के साथ, जैसे कि L1 के साथ भी कर सकते हैं और H1 के साथ भी कर सकते हैं। अप्रूवल एंड ऑर्डर। तो परचेज जो है ये फाइनलाइज करी जाती है जीपीसी या एसपीसी द्वारा। यूजुअली 3 वैलिड कोटेशंस की ज़रूरत होती है, और डायरेक्टर जो है 3 से कम भी ले सकता है कुछ स्पेशल केसेस के अंदर। प्रोप्राइटरी आइटम्स जो होते हैं वो भी परचेज करे जा सकते हैं सिंगल कोटेशन के द्वारा मैन्युफैक्चर के सर्टिफिकेट के साथ। ईमेल और फैक्स भी करी जा सकती हैं कोटेशन, वो एक्सेप्टेबल होती हैं जस्टिफिकेशन के साथ। और डिलेड जो कोटेशन होती हैं वो भी कंसीडर करी जा सकती हैं, मगर वो इन टाइम पहुंच जानी चाहिए इंस्टीट्यूट तक। और जो परचेज होती हैं 3 लाख से ज़्यादा तक की, उनके लिए पहले प्री ऑडिट होता है, उसके बाद फिर परचेज ऑर्डर दिया जाता है। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। तो ये रूल 151 ऑफ जीएफआर से कवर होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक ओएम निकाला था जो कि 2011 का है, 30/11/2011। इसमें हम इनवाइट करते हैं बिड्स को अपने लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्ड और नॉन सप्लायर्स से। इसकी प्रोसेस में हमें कंप्लाई करना होता है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल की गाइडलाइंस के अनुसार। अब ग्रुप परचेज कमेटी, जीपीसी और स्पेशल परचेज कमेटी की हम पर्पस और कंपोजिशन देख लेते हैं।
तो जीपीसी का देख लेते हैं। तो जीपीसी का पर्पस देखते हैं, तो इसमें रेगुलर परचेज रिकमेंडेशन होती हैं स्कूल ऑफिस यूनिट के लिए। इसका कंपोजिशन जो है वो डिसाइड किया जाता है डायरेक्टर द्वारा, और अप्रूवल जो है ये सेंड करती है अपनी रिकमेंडेशन को डायरेक्टर को और डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को। एसपीसी जो होता है ये फॉर्म्ड किया जाता है स्पेसिफिक और अर्जेंट नीड के लिए। इसका कंपोजिशन भी डिसाइड किया जाता है डायरेक्टर द्वारा, और इसके जो अप्रूवल होते हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं स्पेशल केसेस में या फिर हाई वैल्यू प्रोक्योरमेंट के अंदर। अब इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स हैं। तो ये जो मीटिंग्स हैं इन्हें रेगुलरली करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि कोटेशन की वैलिडिटी एक्सपायर ना हुई हो, और जो गाइडलाइंस हैं वो सारी फॉलो करी जाएं प्रपोज़ल फॉरवर्ड करने से पहले। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रोक्योरमेंट ऑन सिंगल कोटेशन बेसिस। तो सिंगल कोटेशन के टाइम पे कौन कौन से जो है सिंगल कोटेशन से आप कैसे परचेज़ कर सकते हैं। तो कुछ स्पेशल केसेस हैं उनमें सिंगल कोटेशन से ही परचेज़ करी जा सकती है। इसमें सबसे पहले आता है सोल मैन्युफैक्चरर या फिर एक्सक्लूसिव सप्लायर, जो कि नोन है डिपार्टमेंट को, नोन है कि हम इनसे सप्लाई लेते रहते हैं रेगुलरली, तो उनसे सिंगल कोटेशन से ही प्रोक्योरमेंट करी जा सकती है। अपग्रेड या स्पेयर पार्ट्स के लिए एग्जिस्टिंग मशीनरी की इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं हम किसी स्पेसिफिक सोर्स से और उसके पास रिटन जस्टिफिकेशन है, या फिर अगर हमारे पास सिर्फ एक ही बिड रिसीव हुई है और जबकि हमने ओपन टेंडर रखा था और हमने वेबसाइट और एडवर्टाइजमेंट भी निकाला था टेंडर के लिए, उसमें भी हम सिंगल कोटेशन में ही प्रोक्योरमेंट करते हैं। या फिर कोई आइटम है जो कि 1 लाख से ज़्यादा का है और उसके उसके अंदर प्रोप्राइटरी सर्टिफिकेट है सप्लायर के तरफ से, तो के सप्लायर के पास यही मैन्युफैक्चरिंग सोर्स ऑफ आइटम है। तो डिसीजन जो होता है ये रिकमेंडेशन पे बेस्ड होता है टेक्निकल कमेटी की, जो कि अपॉइंट करी जाती है सीएफए द्वारा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिपीट ऑर्डर्स। तो रिपीट ऑर्डर्स किन कंडीशन में अलाउड है। तो सबसे पहले आती है कंडीशन हमारी परफॉर्मेंस। इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिसीव किया जाता है और इक्विपमेंट को देखा जाता है कि वो सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। सेकंड आता है फ्रीक्वेंसी। इसमें मैक्सिमम 2 रिपीट ऑर्डर्स कर सकते हैं। टाइम लिमिट आती है कि 120 दिन के अंदर ओरिजिनल ऑर्डर के हम कर सकते हैं। प्राइस चेक करना होता है कि हमें इंश्योर करना होता है कि हमारा जो हम मार्केट से कम के प्राइस में ही ख़रीदने की कोशिश करें, मार्केट से प्राइस ज़्यादा में ख़रीदने की कोशिश ना करें। रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, अगर हम बायबैक नहीं कर सकते हैं तो अलाउड नहीं किया जाता है। इंटर आईआईटी ऑर्डर्स। तो आईआईटी मंडी जो है रिपीट ऑर्डर्स कर सकती है दूसरी आईआईटी से भी, जब उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ जस्टिफिकेशन और परफॉर्मेंस मिल जाता है उसके बाद। वैल्यू लिमिट जो है रिपीट ऑर्डर की वो 5 लाख तक की है। 5 लाख से ज़्यादा का रिपीट ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो आईआईटी मंडी एंटर कर सकती है रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आरसी के अंदर वेंडर के साथ कुछ स्पेसिफिक आइटम्स के लिए। अब टाइप्स देख लेते हैं रेट कॉन्ट्रैक्ट का। तो सबसे पहले आता है सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि डीजीएस एनडी और जीईएम से हम कर सकते हैं। रेट कॉन्ट्रैक्ट विद पब्लिक सेक्टर पीएसयू यूनिट के साथ भी हम कर सकते हैं। रेट कॉन्ट्रैक्ट हम दूसरी आईआईटी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कर सकते हैं, और इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक आरसी भी हो सकती है। अब प्रोसीजर देख लेते हैं। तो इसके लिए एक कमेटी अपॉइंट करी जाती है डायरेक्टर द्वारा, जो कि फाइनलाइज करती है टर्म्स को, और डायरेक्टर के अप्रूवल की ज़रूरत होती है किसी भी रेट कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट करने से पहले।
अब आरसी बेस्ड परचेज के लिए जो बायर है उसे सीएफए के अप्रूवल की ज़रूरत होती है और इसमें कोई कमेटी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जो टेंडर होता है, अगर आरसी वैलिड है और अप्रूव्ड है तो कोई कमेटी की ज़रूरत नहीं होती है और टेंडर की ज़रूरत नहीं होती है। बायबैक ऑफ असेट एंड अपग्रेडेशन। अब हम बायबैक ऑफ असेट एंड अपग्रेडेशन देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले अप्रूवल आता है जो कि हमें सीएफए से ऑब्टेन करना होता है रूल 4.2 के तहत। ओल्ड एसेट आता है नेक्स्ट हमारा, जो कि ट्रीट करे जाते हैं, इन्हें रिटर्न ऑफ किया जाता है बुक वैल्यू पे, जो इनकी बुक वैल्यू चल रही होती है डेप्रिसिएशन लगा के उस पे। बाय बैक वैल्यू जो है इसे ट्रीट करी जाती है इनकम की तरह इंस्टीट्यूट द्वारा और इसकी रिसिप्ट भी रखी जाती हैं। एसेट क्रिएशन थ्रू जीआईएस, फुल कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। पेमेंट नेट अमाउंट पे किया जाता है वेंडर को, ग्रॉस वैल्यू माइनस बायबैक वैल्यू। अब बायबैक का प्रोसीजर देख लेते हैं। तो सबसे पहले परचेज रिक्विजिशन रेज किया जाता है ग्रॉस वैल्यू के लिए, जो कि नेट वैल्यू नहीं होती है। फिर कमिटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर लेके आते हैं जो कि ग्रॉस कॉस्ट के लिए होता है। फिर ऑर्डर पास किया जाता है और वो बिल की बैक साइड पे होता है ग्रॉस कॉस्ट के लिए। फिर सीएफए के अप्रूवल की ज़रूरत होती है जो कि ग्रॉस वैल्यू के आधार पे होती है और इस पे नेट ऑफ बायबैक नहीं होता है। फिर बायबैक अमाउंट जो है वो डायरेक्टली रिसीव नहीं किया जाता है वेंडर द्वारा, और जो बायबैक वैल्यू होती है ये जो यूनिट है उसके बजट के अंदर नहीं आती है। नेक्स्ट आता है हमारा अपग्रेडेशन ऑफ एसेट रूल 10.2। तो ओल्ड एसेट को रिटर्न ऑफ किया जाता है, न्यू एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है जीआईएस के अनुसार, और कॉस्ट ऑफ अपग्रेडिंग एसेट, इसका फॉर्मूला है ओल्ड एसेट कॉस्ट प्लस एडिशनल अपग्रेड कॉस्ट। अब इंटरनेशनल परचेज देखते हैं। इंटरनेशनल परचेज में सबसे पहले आता है हमारा फॉरेन प्रोक्योरमेंट। ये हम ओजीएल और अदरवाइज भी कर सकते हैं और इसमें हमें फॉलो करना होता है प्रोसीजर रूल 5 के अनुसार। सबसे पहले हमें कोटेशन देखनी होती है, हमें कोटेशन ऑब्टेन करनी होती है फॉरेन सप्लायर से या फिर ऑथराइज्ड इंडियन एजेंट से। फिर शिपिंग टर्म सेट करते हैं जो कि सेट करी जाती है फ्री ऑन बोर्ड एफओबी या फिर कॉस्ट इंश्योरेंस फ्राइट बेसिस सीआईएफ बेसिस पे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा कस्टम एक्साइज ड्यूटी एग्जेम्पशन। तो इंस्टीट्यूट जो है वो एग्जेम्प्टेड है कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी पे करने के लिए। किन चीज़ों के लिए कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी पे करने के लिए एग्जेम्प्टेड है? तो सबसे पहले आता है साइंटिफिक और टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट के लिए, और कंप्यूटर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। सेकंड आते हैं केमिकल एसेसरी स्पेयर पार्ट या फिर कंज्यूमेबल्स। थर्ड आते हैं इसमें सॉफ्टवेयर, सीडी रोम, मैग्नेट टेप, माइक्रोफिल्म्स, ये सब। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टम एक्साइज एक्सम्पशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाना चाहिए इंस्टीट्यूट द्वारा। दूसरे टैक्स प्रोविजंस देख लेते हैं अब हम इंस्टीट्यूट के। तो सबसे पहले वैट और सीएसटी आता है। तो जीओआई टैक्सेशन पॉलिसी के अनुसार ये इंडिजीनियस आइटम्स पे लगाया जाता है। फिर आता है सर्विस टैक्स जो कि एप्लीकेबल है सर्विसेज पे और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पे। फिर आता है हाई सी सेल जो कि गवर्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स द्वारा। 13th आता है हमारा पेमेंट टर्म। तो पेमेंट फॉर इंडिजीनियस परचेजेस आता है इसमें सबसे पहले। तो सबसे पहले आता है हमारा आइटम जनरल आइटम।
तो इसका 80% तो हम डिलीवरी पे देते हैं और 20% हम देते हैं जब हमें सेटिस्फैक्ट्री इंस्टॉलेशन होता है या फिर इंस्पेक्शन रिपोर्ट जब उसकी मिल जाती है उसके बाद। सेकंड आता है हमारा लिवरीज, स्टेशनरी, फर्नीचर, ये सब। तो इसको हम 100% दे देते हैं जब डिलीवरी हो जाती है, और इसको हम इंस्पेक्शन और अप्रूवल के बाद देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एडवांस पेमेंट, परमिसेबल इन स्पेशल केसेस। तो एडवांस पेमेंट किन स्पेशल केसेस में परमिसेबल है? तो सिचुएशन है कुछ जहाँ पे कि एडवांस पेमेंट अलाउड करी जा सकती हैं, जैसे कि एएमसी ऑफ कॉस्टली मशीनरी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, टर्न की फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट, और अगर हमें अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है एडवांस पेमेंट पे तो भी हम एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। अब एडवांस पेमेंट की लिमिट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आती है एएमसी कॉन्ट्रैक्ट। इनकी जो मैक्सिमम एडवांस अलाउड है वो है 6 मंथ्स के चार्जेस से ज़्यादा हम एडवांस अलाउ नहीं कर सकते हैं। सेकंड आता है सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू के लिए, इसमें हम 40% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एडवांस पे कर सकते हैं, और प्राइवेट सप्लायर्स को 30% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हम पे कर सकते हैं। हम एडवांस 1 लाख से ज़्यादा का प्राइवेट फर्म्स को किया जाना चाहिए बैंक गारंटी के साथ। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि गवर्नमेंट फर्म्स और पीएसयू जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं बैंक गारंटी के लिए, कि हमें जो गवर्नमेंट और पीएसयू हैं उनसे बैंक गारंटी की ज़रूरत नहीं है। अब मोड ऑफ पेमेंट देख लेते हैं। तो जनरल पेमेंट जो है वो चेक, ड्राफ्ट और बैंक ट्रांसफ़र करी जाती है, बैंक ट्रांसफ़र द्वारा करी जाती है। सेकंड आता है हमारा स्मॉल ओवरसी कंज्यूमेबल्स की पेमेंट। तो ये सिंगल ड्राफ्ट, एडवांस, वायर ट्रांसफ़र के द्वारा करी जाती है। और इम्पोर्ट जो है ये हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट, और इसमें प्रेफर्ड होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट प्रेफर्ड होता है, और ड्राफ्ट वायर ट्रांसफ़र या फिर आरबीआई रूल्स के तहत करा जाता है। एडिशनल पेमेंट देख लेते हैं, जैसे कि टैक्स, ड्यूटीज़ रिवीजन। तो ये परमिटेड है अगर रिवीजन जो है वो परचेज ऑर्डर टर्म्स के अनुसार है और अप्रूव किया जाता है सीएफए द्वारा। फाइनल पेमेंट प्रोसेसिंग टाइमलाइन। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनल पेमेंट प्रोसेसिंग टाइमलाइन। तो आईआर अप्रूवल और स्टॉक एंट्री की एक्टिविटी के लिए जो टाइमलाइन है वो फाइनल पेमेंट से पहले करी जानी चाहिए। और सबमिशन ऑफ पेमेंट डॉक्स टू अकाउंट सेक्शन। तो जो अकाउंट सेक्शन पे हमें सबमिशन करने होते हैं कुछ डॉक्यूमेंट, तो वो 1 वीक के अंदर हमें करने होते हैं आईआर को। रिलीज़ ऑफ पेमेंट बाय अकाउंट सेक्शन। तो अकाउंट सेक्शन द्वारा कितनी देर में रिलीज़ हो जाती है पेमेंट? 7 दिन के अंदर हो जाती है, जब डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं उसके बाद। डिस्पैच ऑफ चेक एंड ड्राफ्ट। तो चेक और ड्राफ्ट कब डिस्पैच होते हैं? 1 दिन के अंदर अंदर, वो भी रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा। इंटीमेशन कब मिलता है एसपीएस को? जब उसकी कॉपी सेंड करी जाती है, कवर लेटर की कॉपी सेंड करी जाती है फाइनल क्लोजर के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा की कंप्लायंस रिमाइंडर। तो इसमें हम इंश्योर करते हैं कि कोई पेमेंट ना करी गई हो जब तक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर ना फॉलो करा गया है तब तक। और सारे फाइनेंशियल डिसीजन जो हैं वो अलाइन करने चाहिए सीएफए अप्रूवल अथॉरिटी द्वारा और आरबीआई की गाइडलाइंस द्वारा फॉरेन पेमेंट के केस में। अब लिक्विडेटेड डैमेजेस या फिर लेट डिलीवरी देख लेते हैं। तो हम डिस्करेज करते हैं डिलेज को सप्लाई के अंदर वेंडर द्वारा।
जैसे कि हम एक लिक्विडेटेड डैमेज क्लॉज के लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो कि सभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। इसमें जो पेनल्टी रेट है वो 1% ऑफ टोटल ऑर्डर वैल्यू होता है पर वीक, और जो सेकंड पेनल्टी है और जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो 10% तक हो सकती है टोटल ऑर्डर वैल्यू की। नेक्स्ट आता है कि हम 100% पेमेंट टर्म केस भी इसमें इंक्लूड करते हैं। अगर फुल पेमेंट ड्यू है डिलीवरी तक और तब डिले आता है तो सेलर को इशू करना होता है एक चेक पेनल्टी के लिए, और जो अमाउंट जो होता है वो अमाउंट रजिस्ट्रार को फेवर करना होता है आईआईटी मंडी को। और ये जो डैमेजेस हैं, ये लीगल रेमेडी की तरह अवेलेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्रिपेंसी इन सप्लाई। अगर कोई डैमेज हो जाता है या फिर सप्लाई में कमी आती है या फिर गलत तरीके की सप्लाई हो जाती है तो इंस्टीट्यूट बायर को इन्फॉर्म करता है। तो बायर को इन्फॉर्म करना चाहिए हेड ऑफ स्कूल को इमीडिएटली, और फिर हेड ऑफ स्कूल को इन्फॉर्म करना चाहिए एसपीएस को, जो कि होता है स्टोर एंड परचेज सेक्शन, उसकी पूरी डिटेल्स के साथ। अब एसपीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं तो उसे नोटिफाई करना होता है सप्लायर को इमीडिएटली और स्टेप्स लेने होते हैं ताकि करेक्ट कर सकें सप्लाई को ऑर्डर स्पेसिफिकेशन के अनुसार। और अगर सप्लायर फेल हो जाता है एक्ट करने के लिए रीज़नेबल टाइम के अंदर, तो जो एसपीएस है वो लीगल रिकवरी कर सकती है कॉस्ट की। नेक्स्ट आता है हमारा कि अगर डैमेज जो हुआ है वो ट्रांजिट और पुअर हैंडलिंग की वजह से हुआ है तो हम एक क्लेम लॉन्च कर सकते हैं ट्रांसपोर्टर और क्लियरिंग एजेंट के अगेंस्ट में, और हमें इन्फॉर्म करना होता है इसके बारे में सप्लायर को, और एसपीएस भी लॉन्च कर सकता है इंश्योरेंस क्लेम को और इन्हें फॉलो अप करना होता है रिगुलसली। 16th आता है हमारा आर्बिट्रेशन। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे कि सप्लाई नहीं हुई, डिफेक्टिव सप्लाई हुई या फिर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, तो उस मैटर में जो मैटर है वो रेफ़र किया जाता है आईआईटी मंडी के डायरेक्टर को, और डायरेक्टर ही डिसाइड करता है उस इशू को पर्सनली या फिर अपॉइंट कर सकता है आर्बिट्रेटर को आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत। अब आर्बिट्रेशन की कंडीशंस देख लेते हैं। तो जो डिसीजन जो होगा आर्बिट्रेटर का वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो डिसाइड करी जाएगी आर्बिट्रेटर द्वारा, जनरली आईआईटी मंडी ही रहती है प्लेस। लैंग्वेज जो है वो भी आर्बिट्रेटर द्वारा डिसाइड करी जाएगी। ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कोर्ट्स एट मंडी, मतलब कि जो मंडी की कोर्ट्स है वहीं तक की ज्यूरिसडिक्शन इसकी होगी। बिड सिक्योरिटी ईएमडी एंड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, तो सबसे पहले आता है हमारा बिड सिक्योरिटी एंड अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ईएमडी। तो इसका पर्पस है ताकि हम डिस्करेज कर सकें बिडर्स को कि वो विड्रॉ ना कर पाएँ और ऑल्टर ना कर पाएँ अपनी बिड को वैलिडिटी पीरियड के अंदर। इसका जो अमाउंट होता है ये टिपिकली 2 से 5% होता है प्रोक्योरमेंट वैल्यू का। अब इसमें फॉर्म आते हैं, जो सबसे पहला आता है उसमें आते हैं अकाउंट पेई डिमांड ड्राफ्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, बैंकर्स चेक, बैंक गारंटी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अब इसकी वैलिडिटी देख लेते हैं, तो इसकी वैलिडिटी जो है ये 45 दिन के लिए 45 डेज़ के लिए ये वैलिड रहता है। फाइनल बिड की 45 पीरियड के बाद जो उसके 45 दिन होते हैं तब तक ये वैलिड रहता है, और रिफ़ंड जो है इसमें रिटर्न कर दिया जाता है अनसक्सेसफुल बिडर्स को 15 दिन के अंदर।
उनके कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार। अब नेक्स्ट आता है हमारा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। तो इसका पर्पस देख लेते हैं ताकि हम इंश्योर कर सकें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन सेलेक्टेड वेंडर के साथ। इसका अमाउंट 5 से 10% रहता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। इसमें फॉर्म देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीप्ट के थ्रू कर सकते हैं, बैंक गारंटी के थ्रू कर सकते हैं जो कि एक शेड्यूल्ड बैंक होता है। इसकी वैलिडिटी रहती है कि ये 60 डेज तक वैलिड रहता है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के 60 डे के बाद तक भी ये वैलिड रहता है और इसमें वारंटी भी इंक्लूड होती है। अब जो बिड सिक्योरिटी होती है ये एडजस्ट करी जा सकती है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की अगेंस्ट में। नेक्स्ट हमारा आता है ई प्रोक्योरमेंट एंड इंटरनेशनल क्रेडिट परचेज। सबसे पहले हम देख लेते हैं ई प्रोक्योरमेंट। तो आईआईटी मंडी एम करती है कि अडॉप्ट कर सकें ई प्रोक्योरमेंट को जीएफआर और जीओआई गाइडलाइंस के अनुसार। जब तक कि सिस्टम पूरा सिक्योर नहीं हो जाता है तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी की ज़रूरत रहती है बिड्स की, जो कि कलेक्ट करी जाती है इंस्टीट्यूट द्वारा और हार्ड कॉपी सबमिट करी जाती है बिड ओपनिंग से पहले। सेकंड आता है हमारा परचेज वाया इंडिविजुअल इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। तो ये अलाउड है सिर्फ $2000 तक के लिए या फिर उसके इक्विवेलेंट जो इंडियन रुपीज़ होते हैं उसके लिए, और ये एज़ पर आरबीआई गाइडलाइंस द्वारा करा जाता है। इसमें सबसे पहले अप्रूवल लेना होता है सीएफए का, जो कि मैंडेटरी है। इसमें आइटम्स जो हैं वो बैंड नहीं होने चाहिए, उनका प्रोप्राइटरी नेचर होना चाहिए और वो इस्तेमाल करे जाने चाहिए एक्सक्लूसिवली एकेडमिक पर्पस के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स। तो स्टॉक और एसेट रजिस्टर ये मेंटेन करा जाना चाहिए सेगमेंट लेवल पे जैसे कि डिपार्टमेंट और स्कूल द्वारा, और सेंट्रल लेवल पे जैसे कि सेंट्रल एसेट रजिस्टर द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर एंट्रीज। तो सबसे पहले हमें परचेज ऑर्डर का नंबर और डेट लिखनी होती है, फिर हमें उनका आइटम की स्पेसिफिकेशन का एक ब्रीफ लिखना होता है, डेट ऑफ एंट्री लिखनी होती है, कंप्यूटराइज एसेट रजिस्टर के अंदर प्रोजेक्ट नंबर लिखना होता है, अगर आइटम किसी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट से बिलोंग करता है तो टोटल एसेट वैल्यू हमें एंटर करनी होती है ड्यूरिंग द ईयर, जिस ईयर में हमने उसे ख़रीदा उसी ईयर में, और उसकी बैलेंस शीट में, एनुअल बैलेंस शीट में भी हमें टोटल एसेट वैल्यू शो करनी होती है। कंप्यूटराइज्ड इन्वेंटरी जो होती है वो करी जाती है, हम कंप्यूटराइज्ड इन्वेंटरी करते हैं फैकल्टी की, स्टाफ आइटम्स की, जो कि मेंटेन करी जाती है एसपीएस द्वारा। जब तक पूरा डिजिटलाइजेशन नहीं हो जाता है तब तक मैनुअल एंट्री कंटिन्यू करी जाएंगी। और एसपीएस को भी मेंटेन करने होते हैं रिकॉर्ड ऑफ आइटम, जैसे जो वो रिसीव करता है गिफ्ट, जैसे उनने कोई गिफ्ट रिसीव करे, डोनेशन रिसीव करे या एलटीए लॉन्ग टर्म एडवांस रिसीव करे, तो एसपीएस को क्या कहते हैं रिकॉर्ड करना होता है, मेंटेन करना होता है रिकॉर्ड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसफ़र ऑफ स्टोर। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा इंटरनल ट्रांसफ़र विद इन आईआईटी मंडी। तो इसके लिए रिटन अप्रूवल की ज़रूरत होती है कंसर्न डीन से, और ये रिकॉर्ड किया जाता है स्टॉक और एसेट रजिस्टर के अंदर। अब ये अप्लाई होता है ट्रांसफ़र बिटवीन स्कूल, यानी कि एक डिपार्टमेंट्स एक स्कूल से दूसरे स्कूल के अंदर ट्रांसफ़र किया गया है, या फिर एक फैकल्टी या फिर एक ऑफिशियल को दूसरे ऑफिशियल का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल ट्रांसफ़र टू अदर इंस्टीट्यूशन। तो इसमें रिटन अप्रूवल की ज़रूरत होती है डायरेक्टर की। इसमें जो आइटम्स हैं वो स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट के अंडर आने चाहिए
और इसका अप्रूवल जो है वो हमें स्पॉन्सरिंग एजेंसी से लेना चाहिए, और डायरेक्टर की भी इसमें अप्रूवल की ज़रूरत की डायरेक्टर के भी अप्रूवल की ज़रूरत होती है, और ये रिफ्लेक्ट किया जाता है स्टॉक और एसेट रजिस्टर के अंदर। जो ट्रांसफर्ड एसेट वैल्यू होती है ये डिडक्ट करी जाती है इंस्टीट्यूट के कैपिटल एसेट के अंदर से, उसकी बैलेंस शीट में से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है 21, राइट ऑफ कंडेमिनेशन एंड डिस्पोजल। तो सबसे पहले राइट ऑफ और कंडेमिनेशन देख लेते हैं। तो ये एप्लीकेबल होता है जब ऑब्सोलीट हो जाता है आइटम, अनसर्विसेबल हो जाता है, या फिर अब बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर हो जाता है आइटम तब। नेक्स्ट आता है कि CFA के रूल 4.2 जो है ये फॉर्म करते हैं एक टेक्निकल कमेटी जिसके अंदर 3 मेंबर होते हैं। इसमें एक प्रोफेसर और 2 फैकल्टी एडमिन होने चाहिए। ये रिव्यू करते हैं आइटम की कंडीशन को और सबमिट करते हैं रिकमेंडेशन को। ये अप्रूव और इशू किया जाता है राइट ऑफ, नोटिफिकेशन दिया जाता है इसका SPS द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्पोजल ऑफ रिटन ऑफ आइटम। तो डिस्पोजल कैसे करते हैं हम रिटन ऑफ आइटम का। अगर जो रेजिडुअल वैल्यू 2 लाख से ज़्यादा की है तो डिस्पोजल जो है वो CFA के थ्रू किया जाएगा, एडवर्टाइज टेंडर और पब्लिक ऑक्शन द्वारा। और अगर रेजिडुअल वैल्यू 2 लाख से कम की है तो CFA चूज़ करेगा कि वो लिमिट कर सकता है, टेंडर को फिक्स कर सकता है एक नॉमिनल वैल्यू सेल के लिए, स्टाफ के लिए, कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है, कि अगर स्टाफ उसे ख़रीदना चाहे तो स्टाफ खरीद सकता है, डिस्ट्रक्शन कर सकता है उसका, या फिर बेरियल कर सकता है एक इको फ्रेंडली मैनर में, या फिर डोनेट कर सकता है वो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़ को, या फिर रजिस्टर्ड NGO को। नेक्स्ट आता है हमारा राइट ऑफ एबनॉर्मल लॉस या फिर थेफ्ट। तो इसका प्रोसीजर है कि सबसे पहले रिपोर्ट करना होता है लॉस इमीडिएटली हायर अथॉरिटी को और रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार फिर फॉरवर्ड करता है केस पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए, और अगर आइटम अनरिकवर्ड हो रहता है कि आइटम रिकवर ही नहीं हो पाया तो वो केस सबमिट किया जाता है डायरेक्टर को राइट ऑफ करने के लिए। फिर अगर वो बियॉन्ड डायरेक्टर की अथॉरिटी है उस केस में तो फिर वो फॉरवर्ड किया जाता है बोर्ड ऑफ गवर्नर को एप्रोप्रिएट डिसीजन के लिए। अब प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हायरिंग प्रोफेशनल और कंसल्टेंट। तो इंस्टीट्यूट हायर कर सकता है एक्सटर्नल प्रोफेशनल्स को, कंसल्टेंसी फर्म्स को, इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स को। तो इसका पर्पस क्या होता है, ताकि स्पेसिफिक टास्क और प्रोजेक्ट जिसके अंदर इस एक्सपर्ट सर्विस की ज़रूरत है वो पूरा किया जाए। नेक्स्ट आता है हमारा आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस। तो इंस्टीट्यूट आउटसोर्स भी करवा सकता है सर्विस, ऑफिस असिस्टेंस को, सिक्योरिटी सर्विस, क्लीनिंग और मेंटेनेंस को। इसका रीज़न ये है कि ताकि कॉस्ट इफ़ेक्टिव और ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव कर पाए इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आती है जर्नल गाइडलाइंस। तो ये रूल्स जो रूल्स हैं हायरिंग और आउटसोर्सिंग के, ये फॉलो करे जाने चाहिए सेम प्रोसेस में जैसे कि टेंडर्स और कोटेशंस के लिए फॉलो करे जाते हैं। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है या फिर प्रोसीजर ऐसा होता है जहाँ पे जो कि कवर नहीं किया जा सकता है इन रूल्स द्वारा, तो GFR जो हमारे जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो अप्लाई होंगे। नेक्स्ट आता है फाइनल अथॉरिटी। तो अगर कन्फ्लिक्टिंग हो जाती है इंटरप्रिटेशन करने में या फिर डाइवर्स हो जाते हैं ओपिनियन, तो डायरेक्टर का डिसीजन जो है वो फाइनल रहेगा। अब समरी देख लेते हैं हमने जो अभी तक पढ़ा। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, जो कि बेस्ड होता है एस्टिमेटेड वैल्यू पे। इसमें सिंगल कोट होती है, लिमिटेड टेंडर होते हैं, एडवर्टाइज टेंडर होते हैं और ग्लोबल टेंडर होते हैं। इसमें GEM पोर्टल
और इंस्टीट्यूट की प्रोसेस देखी थी हमने। फिर हमने अथॉरिटी और अप्रूवल देखा था। फिर CFA जो हमारी कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी है, ये 4.2 रूल में डिफ़ाइन करी गई थी और ये ही अप्रूव करती है सारी परचेजेस को। थर्ड हमने देखा था प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, जो कि प्रिपेयर करती है एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान सभी सेक्शन यूनिट के लिए। फिर हमने परचेज कमेटी देखी थी, जैसे कि PC, GPC, SPC, जो कि इवेलुएट करती है रिक्वायरमेंट को और ऑब्टेन करती है कोटेशन को और फाइनलाइज करती है सप्लायर्स को। नेक्स्ट हमने जनरल प्रोक्योरमेंट रूल्स देखे थे, जिसमें कि ट्रांसपेरेंट, फेयर और कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोसीजर आते हैं और मेंटेन करने चाहिए सभी रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली। परचेज थ्रू GEM देखा था, जो कि मैंडेटरी है जहाँ पे कि फीजिबल है और सेलेक्ट कर सकते हैं सेलर को उनकी लोएस्ट प्राइस और फिल्टर्स के आधार पे। फिर हमने देखा था डायरेक्ट परचेज, जो कि 25,000 तक की होती है। उसमें रिकॉर्ड करने होते हैं रीज़न और 3 कोड्स की ज़रूरत होती है, या फिर हम जेम की तरफ से भी वो कर सकते हैं। फिर हमने लिमिटेड टेंडर देखा था, जो कि 25,000 से 5 लाख तक का था। इसमें हमें 3 वेंडर इनवाइट करने होते हैं और इसका इवैल्यूएशन PC द्वारा किया जाता है। नाइन्थ हमने देखा था एडवर्टाइज्ड ओपन टेंडर, जो कि 5 लाख से ज़्यादा के होते हैं। इसमें हमें पब्लिश करना होता है न्यूज़पेपर में और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। 10th हमने देखा था बायबैक और अपग्रेडेशन, तो ओल्ड एसेट जो है वो रिटन ऑफ कर दिए जाते हैं और जो वैल्यू आती है वो इंस्टीट्यूट की इनकम मानी जाती है। अपग्रेड जब हम करते हैं एसेट को, तो हमें रिकॉर्ड करना होता है टोटल कॉस्ट के साथ। 11th हमने इंटरनेशनल परचेज देखी थी। इसमें रूल 5 फॉलो किया जाता है। FOB और CIF के टर्म्स फॉलो किए जाते हैं। एजेंट और डायरेक्ट कोर्स इसमें लिया जाता है। 12th हमने टैक्स एंड ड्यूटीज़ देखी थी, तो इसमें कस्टम एक्साइज ड्यूटी से इंस्टीट्यूट एग्जम्प्ट है साइंटिफिक इक्विपमेंट के लिए। वैट CST सर्विस टैक्स जो है वो GOI नॉर्म्स की तरह फॉलो किए जाते हैं। 13th हमने पेमेंट टर्म देखा था, जिसमें कि 80% तो हम डिलीवरी पे देते हैं और 20% आफ्टर इंस्पेक्शन देते हैं। इसमें एडवांस भी अलाउ किए जाते हैं। 30% अलाउ किया जाता है वेंडर्स को और 40% अलाउ किया जाता है गवर्नमेंट और PSU को। और 6 मंथ हमने 6 मंथ के जो चार्जेस हैं वो होते हैं AMC को। 14th हमने लिक्विडेटेड डैमेजेस देखा था, जिसमें कि पेनल्टी लगाते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट पे 1% पर वीक और मैक्सिमम कर सकते हैं 10% डिले के लिए। 15th हमने देखा था डिस्क्रिपेंसी इन सप्लाई, तो हमें रिपोर्ट करना होता है SPS को। क्लेम करते हैं हम वेंडर से, इंश्योरेंस से और ट्रांसपोर्ट से। 16th में हमने आर्बिट्रेशन देखा था। इसमें जो डिस्प्यूट होते हैं ये डायरेक्टर या फिर आर्बिट्रेटर द्वारा डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर, और इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो मंडी तक थी। 17th हमने बिड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देखी थी, जो कि बिड सिक्योरिटी थी EMD 2 से 5% और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी थी 5 से 10%। नेक्स्ट हमने प्रोक्योरमेंट और क्रेडिट कार्ड परचेज देखा था। इसमें हार्ड और सॉफ्ट कॉपी की ज़रूरत रहती है जब तक कि सिस्टम सिक्योर नहीं हो जाता है, या फिर $2,000 तक की लिमिट देखी थी हमने कार्ड परचेजेस पे। 19th हमने रिकॉर्ड मेंटेनेंस देखा था। इसमें जो सेगमेंट और सेंट्रल लेवल एसेट रजिस्टर्स देखे थे और मैनुअल किया जाता है जब तक कंप्यूटराइज्ड नहीं हो जाता है मेंटेनेंस रिकॉर्ड मेंटेनेंस। 20th हमने देखा था ट्रांसफ़र ऑफ स्टोर, तो इसमें इंटरनल जो है वो डीन के अप्रूवल की ज़रूरत होती है और एक्सटर्नल में डायरेक्टर की ज़रूरत होती है या फिर स्पॉन्सर के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमने राइट ऑफ और डिस्पोजल देखा था। इसमें टेक्निकल कमेटी रिव्यू करती है और डिस्पोज किया जा सकता है टेंडर द्वारा, ऑक्शन द्वारा, डोनेशन भी किया जा सकता है और डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है इको फ्रेंडली तरीके से। 22 हमने देखा था थेफ्ट और एबनॉर्मल लॉस, तो ये रिपोर्ट किया जाता है रजिस्ट्रार को। फिर रजिस्ट्रार पुलिस को रिपोर्ट करती है अगर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। फिर
डायरेक्टर और बीओजी अप्रूव करते हैं राइट ऑफ को, अगर ये रिकवर नहीं हो पाता है तो। लास्ट हमने देखा था प्रोक्योरमेंट और सर्विस, तो इसमें हायर कर सकते हैं कंसल्टेंट और आउटसोर्स कर सकते हैं सर्विसेज को। इसमें टेंडर रूल्स फॉलो किए जाते हैं और डायरेक्टर का डिसीजन फाइनल होता है डिस्प्यूट में। और अगर कोई गैप आता है इन रूल्स के अंदर तो जनरल फाइनेंशियल रूल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स फॉलो किए जाएंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए।